हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्मजीव मतलब क्या होता है? सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा, ठीक है। और जीव मतलब जिसमें जान होती है। तो एक ऐसा जीव जो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। जो वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं देते। उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड जो है वो सड़ने लग जाती है। देखा होगा ना, इसकी सतह पे क्या पड़ जाते हैं? काले और सफ़ेद कलर के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। अगर हम इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखेंगे तो हमें पता है क्या दिखाई देगा? काले रंग की गोल गोल सूक्ष्म रचनाएँ दिखाई देंगी, गोल गोल कुछ दिखाई देगा। तो वो पता है क्या होगा? वो होंगे हमारे नहीं, मतलब वो होंगे सूक्ष्म जीव जो छोटे छोटे होते हैं, उनमें जान होती है जैसे कि हमारे में होती है। 2.1 हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव क्रियाकलाप 2.1। बगीचे अथवा मैदान के एक बीकर में थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, ठीक है, गीली मिट्टी। फिर इसमें पानी डाल देना है। तो पानी डाल के क्या होगा कि मिट्टी के जो कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो पानी ऊपर आएगा ना उसमें से हमें एक बूंद पानी लेके एक स्लाइड पे रखें, मतलब एक स्लाइड होती है उसमें सूक्ष्मदर्शी में कांच का एक टुकड़ा सा होता है, उस पर रख के फिर हम जो है उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, ठीक है। तो हमें पता उसमें क्या दिखाई देगा? हमें उसमें सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे, छोटे छोटे। अब हम क्रियाकलाप 2.2 करेंगे। एक तालाब या फिर मतलब पोखर, एक ही बात है। ये भी वैसा ही क्रियाकलाप है जैसे अभी हमने देखा था। तो इन प्रेक्षणों से हमें क्या पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में क्या होते हैं? अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, मिट्टी में भी और पानी में भी। जो पानी हम पीते हैं ना उसमें भी होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, मतलब कोई ना कोई हमें लेंस लगाना ज़रूरी होगा। ये हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, खूब सारे होते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। इनमें से इनकी कई प्रजातियाँ हैं। इनमें से जो ब्रेड पर उगने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं कवक। उनको अगर हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे तो हमें छोटे छोटे जो हैं सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। सूक्ष्म जीवों को हम 4 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है जीवाणु, फिर कवक, उसके बाद प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। 4 तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं। इसमें यहाँ पे एक और सूक्ष्म जीव भी है, पर ये जो है खराब करने वाला सूक्ष्म जीव है। जो विषाणु है उसको हम वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये बीमारियाँ फैलाता है जैसे कि ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा मतलब फ्लू और खांसी, बुखार, इस टाइप की सारी बीमारियां फैलाता। तो विषाणु भी जो है एक सूक्ष्म जीव है, पर ये इन चारों में से नहीं आता, ठीक है। जीवाणु एक अच्छा सूक्ष्म जीव है, जबकि विषाणु एक खराब सूक्ष्म जीव है। विषाणु से बीमारियां फैलती हैं और जीवाणु से बीमारियां खत्म होती हैं। विषाणु, जिसे हम वायरस भी कहते हैं, ये मलेरिया और टीबी, इस टाइप की बीमारियां, टाइफाइड, इस टाइप की बड़ी बड़ी और ख़तरनाक बीमारियां भी ये फैला देता है। इनमें से हम कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने 7th में भी पढ़ा था और अब पढ़ेंगे डिटेल से। यहाँ पे देखिए आप पिक में, यहाँ पे जीवाणु दिए हुए हैं। ये दोनों ही जीवाणु हैं। ये है स्पाइरल जीवाणु और ये दूसरा जो ब्लू कलर में है, वाइट कलर के चावल जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये छड़नुमा जीवाणु हैं। ये दोनों ही जीवाणु हैं, ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, ये अच्छे वाले सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। अब हम नीचे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये है शैवाल, जिसके ये 2 सींग जैसे निकले हुए हैं। ये है क्लेमाइडोमोनास और ये स्पाइरोगाइरा। इसके बारे में हम डिटेल से 9th और 10th में भी पढ़ेंगे। और ये अमीबा और ये पैरामीशियम। तो ये चित्र 2.2 जो है ये है शैवाल और ये चित्र 2.3 ये है प्रोटोजोआ, ठीक है। अभी हमने 4 कैटेगरी बताई थी ना, सबसे पहले जीवाणु, फिर ये शैवाल, प्रोटोजोआ, और क्या बताया था मैंने, और कवक। और विषाणु जो है, विषाणु भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन वो अलग उसमें आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये कवक है। ये पहला वाला है राइजोपस, जो कि ब्रेड पे लग जाता है। ब्रेड के ऊपर फफूंदी सी नहीं आ जाती, ये वही है। जब उसको जूम करके देखेंगे ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इसकी आँख, नाक और मुंह किधर है, और बाकी ये दोनों भी, ठीक है।
ये कवक की कैटेगरी में से आते हैं और ये तो अलग ही पहचान में आ रहे हैं विषाणु। ये मकड़ी जैसा और ये जिसके कील कील सी निकली हुई हैं, ये हमारी बॉडी में जाके ना इनको ही चुबाते होंगे, तभी हमें बुखार और खांसी में परेशानी होती है। ठीक है, ये दोनों विषाणु हैं जो हमारी बॉडी में जाके वायरस फैलाते हैं और गंदगी फैलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे 2.2 सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि हम पता है कितनी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। हम लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बने होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से। अगर हम अपने हाथ की नन्ही सी खाल निकाल के और सूक्ष्मदर्शी में रख के देखेंगे ना, तो उसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से सूक्ष्मजीव सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बना हुआ होता है। तो सोचिए ये कितना छोटा होता होगा। जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक, जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। ज़्यादातर ये एक कोशिक होते हैं, पर कुछ होते हैं जो बहुकोशिक भी होते हैं, मतलब जो 2-4 कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। ठीक है, यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं, मतलब ये हर तरीके के मौसम में आपको मिल जाएंगे। यह मनुष्य और सभी जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये समूह में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं खूब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2.3 सूक्ष्मजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छे भी हैं और कई बार ये विषाणु के रूप में, जो वायरस होते हैं उसके रूप में, ये हमारे लिए बहुत बेकार भी हैं। तो हमारे जीवन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तथा कुछ अन्य हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक भी यही हैं। मतलब जो हमें रोग हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उनके कारक भी यही हैं, और हम जो स्वस्थ होते हैं उनके कारक भी यही हैं। क्योंकि अच्छे जीवाणु होते हैं, मतलब जीवाणु होते हैं, तो हम स्वस्थ होते हैं, और जब विषाणु फैल जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ऊपर, मित्रवत सूक्ष्मजीव, मतलब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमें हानि नहीं पहुँचाते। ठीक है, सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में भी किया जाता है। आपको सुन के बहुत चौंक रहे होंगे ना आप ये चीज़ सुन के, कि क्या हम दही, ब्रेड और केक में सूक्ष्मजीवों को खाते हैं? पता है, सूक्ष्मजीव तो हमेशा हमारे अंदर होते हैं, जानवरों के अंदर होते हैं। अब जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने समय से ही, अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में भी सूक्ष्मजीव का यूज़ किया जाता है। कैसे? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। हम जो दवाइयाँ वगैरह डालते हैं ना, उसमें भी ये होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष जो होते हैं, जितना भी कूड़ा कचरा ये सब होता है, उसको जब अपघटन किया जाता है, मतलब एक गड्ढे में दबा दिया जाता है उसको कंपोस्ट करने के लिए, ताकि वो गल सड़ के ज़मीन में मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, उसको अपघटन कहते हैं। तो उसमें भी कौन होता है? उसमें भी सूक्ष्मजीव होते हैं। और कौन सा सूक्ष्मजीव होता है? जीवाणु। उसमें जीवाणु होते हैं। ठीक है, वो उसको अपघटित करके मिट्टी के अंदर मिला देते हैं तथा हानि रहित पदार्थ बनाते हैं, उसका खाद बना देते हैं। ठीक है, और मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो होती है, उर्वरता शक्ति होती है जिससे कि पौधे बहुत अच्छे से उगते हैं, उस शक्ति को वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, औषधि मतलब दवाई, उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ये जब उसे कंपोस्ट, जिसे हम कहते हैं, जो कूड़ा कचरा कंपोस्ट कर देते हैं, तो वो खाद बन जाती है। उसको जब मिट्टी में मिला देते हैं तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ जाती है, मतलब वो पौधों को बहुत अच्छे से उगाती है, मिट्टी अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे दही एवं ब्रेड का बनना, कि सूक्ष्म जीवों से दही और ब्रेड कैसे बन जाती है। तो हम कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब दूध को दही में बदल देते हैं। आपको अजीब नहीं लगता? देख के मुझे बहुत अजीब लगता था कि जब दूध जम जाता है तब तो वो कड़वा हो जाता है, जबकि तब भी वो दही जैसा दिखता है, लेकिन जब हम एक्चुअल में दही ही जमाते हैं तो वो कितनी टेस्टी लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये मुझे 8th क्लास में पता चल गया कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं आपको बताऊँगी। हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे होता है, ये पहेली पूछ रही है।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दही के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे फेमस जो है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये नाम याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु काम आता है, या फिर वो कौन सा जीवाणु है जो दही के अंदर पाया जाता है। तो वो कौन सा है? राइट, बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध को दही में बदल देता है। वह दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब वो दूध में अपने बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, अपने जैसे 2 से 4, 4 से 8, इतनी फास्ट उनकी जनरेशन बढ़ती है और वो उसे दही में बदल देते हैं। जीवाणु जो है पनीर, अचार और बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों में, जैसे कि सूजी, इडली, भटूरे, इन सब में भी होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। मतलब अगर हमें चावल या आटे को फुलावट में लाना हो, जैसे कि जो भटूरे का आटा होता है, हमारी रोटी क्या इतनी फूलती है जितना कि भटूरा फूल जाता है, क्योंकि भटूरे में हम यीस्ट डालते हैं और यीस्ट में जो है ना यही वाले जीवाणु होते हैं, वो उसको जो है ना भटूरे के आटे को फुला देते हैं और वो बहुत अच्छा फूल जाता है। ठीक है, तो इडली, चावल, इन सब में यीस्ट की ज़रूरत होती है और यीस्ट में भी क्या होता है? सूक्ष्म जीव होते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा और मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म पानी से उसको मिलाएंगे। गर्म पानी से आटे को गूँथना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? इसमें थोड़ी मात्रा में, मतलब 1 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाएंगे। यीस्ट आता है मार्केट में। आप 2 घंटे बाद क्या देखेंगे पता है? क्या होगा गुथे हुए आटे का? जैसे कि आपको पिक में दिखाई दे रहा है ना, सच में ऐसा होता है, क्योंकि मैंने घर में भटूरे बनाए हुए हैं खाने के लिए, फैमिली के लिए। वो सच में ऐसा ही हो जाता है। पहले आटा ऐसा होता है जैसे आपको फर्स्ट पिक में दिखाई दे रहा है ऊपर, और जब हम उसको 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं ना, तो जैसे नीचे है ना ऐसे फूल के आता है आटा, एकदम गुब्बारे की तरह। और फिर जब हम उसमें हाथ लगाते हैं ना, तो अंदर से वो गुब्बारे की तरह खाली भी निकलता है। फिर उसमें बहुत सारी फ्लावट हो जाती है, वो डबल क्वांटिटी में हो जाता है। फिर उसके भटूरे बनाओ तो भटूरे बड़े सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसको हम खमीर आटा कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करते हैं। जो अल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, उसमें भी पता है क्या होता है? एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का भी उपयोग किया जाता है। कैसे? ये हम क्रियाकलाप 2.4 से देखेंगे। 500 मिलीलीटर का बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक पानी भरना है। ठीक है, मतलब 3 हिस्से भर देने, 1 हिस्सा खाली छोड़ देना है। फिर इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलनी है। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डालना है। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक के रख देना। उष्ण स्थान मतलब गर्म जगह पे, जहाँ का तापमान थोड़ा सही हो, जैसे छत पे जब धूप वूप आ रही हो, इस तरीके से ढक के रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अब 4-5 घंटों के बाद जो है ना, इसे खोल के अब हमें इसे सूंघ के देखना है कि इसमें से आहा क्या खुशबू आ रही है। ऐसी कोई खुशबू नहीं आएगी, आपको बहुत भयानक बदबू आएगी इसके अंदर। इसके अंदर जो गंध आएगी ना, वो होगी अल्कोहल की, मतलब शराब जैसी। तो वो ऐसा क्यों हुआ? जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है, यानी कि अल्कोहल में परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया है, इसको हम किण्वन कहते हैं या फिर फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में किण्वन और इंग्लिश में फर्मेंटेशन। ये क्वेश्चन आता है अक्सर कि किण्वन की प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो ये जो चीनी का अल्कोहल हमने बनाया है, इसमें जो ये गंध आती है, इसको ही किण्वन कहते हैं, जो कि यीस्ट की वजह से आती है। उसमें जीवाणु चले जाते हैं और वो वहाँ जाके प्रजनन करते हैं। पूरा जिला वहीं पे बना लेते हैं जीवाणु अपना। ठीक है, तो ये किण्वन की प्रक्रिया होती है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये है लुई पाश्चर। इन्होंने किण्वन की खोज की थी 1857 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपकी किस्मत ख़राब हुई तो नाम याद रख लेना। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, मतलब दवाइयों में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है।
जब आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। ठीक है, यही सब तो दवाइयाँ देते हैं, या तो इंजेक्शन देते हैं या तो गोलियाँ कैप्सूल ये सब देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या होता है? सूक्ष्मजीव। पता है इनके ये जो गोलियाँ, ये जो कैप्सूल, ये जो इंजेक्शन होते हैं, ये हमारे शरीर में क्या जाते हैं? हमारे शरीर में ये जीवाणु होते हैं। ये गोलियों के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर डॉक्टर जीवाणुओं को भेजते हैं। ठीक है, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। जो हमारे अंदर जो विषैले जो विषाणु पहुंच जाते हैं ना, जो जिनको हम वायरस भी कहते हैं, ये उन वायरस को ख़त्म कर देते हैं ढिशुम ढिशुम करके, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। जब वो उनको मार देते हैं तो उनकी वृद्धि भी रुक जाती है। ठीक है, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो एंटीबायोटिक और प्रतिजैविक दवाइयाँ उन औषधियों को, मतलब उन दवाइयों को कहते हैं जो शरीर में जाके शरीर के विषैले वायरस या फिर हम कह सकते हैं विषाणुओं को जो बीमारी फैलाते हैं उनको ख़त्म कर देती हैं। उन दवाइयों को प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं। ये सारी दवाइयाँ वो हैं जो कि विषाणुओं को मारती हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। ये दो तरह की होती हैं, एक कवक और एक जीवाणु, दोनों सूक्ष्म जीव। ठीक है, किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। बहुत सारे जो बीमारियां हो जाती हैं उनको ठीक करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये है सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये हैं जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धक पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धक तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, तो इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। इन्होंने यहीं से देख लिया। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। जो जानवरों का खाना होता है ना, उनमें भी ये प्रतिजैविक, ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये मिलाई जाती हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। मतलब जो पशुओं में जो बीमारियाँ फैलाने वाले विषाणु होते हैं, ताकि वो उनको ख़त्म कर दें, इसलिए उनके खाने में ये प्रतिजैविक मिलाई जाती हैं। ठीक है, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। कुछ पौधों में भी प्रतिजैविक ये दवाइयाँ डाली जाती हैं, जिनसे कि जो पौधों में जो रोग लग जाते हैं, पौधों में जो खराब वाले वो विषाणु, बैक्टीरिया ये सब लग जाते हैं उनको, ताकि वो ख़त्म कर दें। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर को पता होता है कि डॉक्टर को कौन सी प्रतिजैविक देनी है। इसलिए हमें अपने आप से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, कभी भी हम दवाई खाने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा दवाइयाँ लेने से हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं अच्छे, उनको भी ये नष्ट कर देते हैं। इसलिए ज़्यादा जो है दवाइयाँ ज़्यादा भी नहीं खानी चाहिए बिना फालतू में। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? छोटे छोटे बच्चों को 6 महीने में, जब वो 1 महीने के हो जाते हैं तब, फिर 9 महीने के बाद, फिर 1 साल का होने पे, ऐसे टाइम टू टाइम उनको टीका लगाया जाता है ना। टीका मतलब इंजेक्शन लगाया जाता है ना। तो वो क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। मतलब रक्षा वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बनाता है। तो शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में दोबारा आते हैं तो हमें उनसे कैसे लड़ना है।
एक तरीके से ट्रेनिंग समझ लीजिए। जो बच्चे को जो टीका लगाया जाता है ना, उसमें कुछ बीमारी वाले कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। आपने देखा होगा कि टीका लगाने के बाद बच्चों को बुखार भी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा शरीर जो है अच्छे वाले जीवाणु बनाता है, जीवाणुओं को, उन जीवाणुओं को उत्पन्न करता है जिससे कि बीमार करने वाले जीवाणुओं से लड़ा जा सके। तो आने वाले टाइम में जब बच्चा दोबारा बीमार पड़ेगा तो वो आसानी से ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही लड़ना सीख चुका है, क्योंकि उसके जो अंदर जीवाणु हैं वो लड़ना सीख चुके हैं कि ये बीमारी आएगी तो उससे कैसे निपटना है। इसलिए टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। और यह प्रतिरक्षी जो होती है हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए, तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा हो जाती है बीमारियों से। इस प्रकार टीका जो है कार्य करता है। ये हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है, मतलब इंजेक्शन द्वारा, ठीक है। ये हैं एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी कि चेचक की जो बीमारी है उसको कैसे रोका जाए। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं कि आपको जो टीके लगे होंगे वो किस किस चीज़ के होंगे? आपकी मम्मी को ज़रूर याद होंगे। एक बार पूछना कि आपको कब कब टीके लगे और वो किस किस बीमारी से बचने के लिए थे। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में लगते हैं, मतलब हमारे घर के आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें ये लग जाते हैं आसानी से। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न और समाचार पत्रों में टीकाकरण के विज्ञापन और पोलियो की जो बूंद होती है दवाई पिलाने वाली, उसके बारे में आपने, जो ड्रॉप से बच्चों को पिलाते हैं उसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो पोलियो भी एक बीमारी है जिससे बचने के लिए दवाई पिलाई जाती है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया, मतलब चेचक की बीमारी ख़त्म हो गई। क्योंकि पहले ज़माने में ये बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इससे 1000 में से 250 बच्चों के करीब बच्चे 1 साल के पहले ही मर जाते थे। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मनुष्यों को, मतलब इंसानों को भी ये टीका लगाया जाता है और ये जंतुओं को, जानवरों को भी लगाया जाता है, लेकिन दोनों के टीके अलग अलग होते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। अब हम ये पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाती है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि हो जाती है, मतलब मिट्टी जो है वो अच्छी हो जाती है, उसमें बहुत सारे तत्व आ जाते हैं अच्छे, जो पौधों को उगाने में बहुत सहायक होते हैं। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु, ठीक है, जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ये ज़मीन में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, मतलब नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन को रखते हैं। तो इस तरीके के जो जीवाणु होते हैं वो उर्वरता क्षमता को बढ़ा देते हैं, तो इन्हें हम जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कुछ नीले रंग के और हरे रंग के शैवाल दिए हुए हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये इधर जो ये ग्रीन कलर के गोल गोल अंडे से हैं ये, और ये इधर जो ये धागे की तरह हैं ये येलो कलर वाले, ये भी जो येलो पे ब्लैक कलर के आए हुए हैं, ये नीले हरे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकारक करते हैं मिट्टी के अंदर। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे पर्यावरण का शुद्धिकरण, मतलब पर्यावरण को साफ कैसे करते हैं जीवाणु। अपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहेली और बूझो दूसरे विद्यालय के घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढों में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। मतलब किचन का जो गीला कचरा होता है ना, ऐसे सब्जियां और जो सब्जियां खराब हो जाती हैं वो, और फ्रूट्स के छिलके, ये सब, उन सबको जो है ना एक गड्ढे में दबा दिया उन्होंने, एक गड्ढे में डाल दिया, और फिर जब कुछ टाइम बाद देखा तो देखा उसकी खाद बन गई। तो ये किस प्रकार होता है, मतलब ये कैसे हो जाता है? तो ये भी जीवाणुओं की वजह से ही होता है।
आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। हमने देखा है ना कि जो मर जाते हैं जीव जंतु वो सड़ जाते हैं, और कभी कभी पौधे भी जो हैं वो सड़ जाते हैं। तो क्या होते हैं वो, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वे विलुप्त हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद वो गायब भी हो जाते हैं वहाँ से। ऐसा तो नहीं होता ना हमेशा वहीं पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। तो जो इसका मुख्य कारण है वो है सूक्ष्म जीव। मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो हैं ऐसे पदार्थों को मिट्टी में मिला देते हैं, उनको अपघटित करके उनको सरल पदार्थ बना देते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। मतलब जो कूड़ा कटकर होता है उसको भी हम, उसमें से जो ऐसे पदार्थ हैं जो मिट्टी में मिल सकते हैं, जैसे कि जो किचन का कूड़ा होता है, फलों के सब्जियों के छिलके और गली सड़ी सब्जियां, ये सब, और जो जीव जंतु होते हैं उनका अपघटन ही आसानी से कर सकते हैं। तो पर्यावरण का शुद्धिकरण हो सकता है, मतलब पर्यावरण साफ हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे 2.4 हानिकारक सूक्ष्म जीव। जो हानिकारक होते हैं मतलब हमें और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, उसको खराब करते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब बीमारी फैलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं, ठीक है, अथवा रोगजनक कहते हैं, जो कि बीमारियां फैलाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन मतलब खाने की चीज़ें, कपड़े और जो चमड़े की वस्तु होती हैं जो कि जानवर की खालों से बनी हुई होती हैं, उनको भी खराब कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में अब हम जानेंगे। तो मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव, जो मनुष्यों में, इंसानों में जो बीमारी फैलाते हैं वो कौन से सूक्ष्मजीव हैं? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। कैसे कैसे जाते हैं वो? या तो हमारी सांस से हमारे शरीर में चले जाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, या तो हम जो भी पीते हैं वो पानी है, या फिर कोई भी चीज़ है जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चाय या कुछ भी, अगर उसमें सूक्ष्म जीव है तो वो हमारे शरीर में चले जाएंगे, ठीक है, अगर खराब सूक्ष्म जीव है, मतलब कीटाणु है। और जो हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ भी वो हमारे शरीर में चले जाते हैं, ठीक है, अगर हम खराब या गंदा खाना खा रहे हैं जिसपे मक्खियाँ वगैरह बैठ गई हों, या उसमें कोई भी कीटाणु या विषाणु आ गया हो, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। जैसे कि कोई आदमी पहले से ही बीमार है या कोई जानवर पहले से ही बीमार है और हम उसके आसपास में आ जाते हैं, तो भी सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण फैलता है। जो हवा, पानी और खाने से फैलते हैं वह संचरणीय रोग कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे कि हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम और चिकन पॉक्स, ठीक है। ये सारे जो हैं संचरणीय रोग हैं जो हवा, पानी और खाने से फैलते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति, मतलब ऐसा जिसको जुकाम पहले से हो, जब वो छींकता है तो कुछ सूक्ष्म बूंदें, बहुत छोटी छोटी सी बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, जिनको हम विषाणु कहते हैं, रोग फैलाने वाले हजारों वायरस उसमें आ जाते हैं और वो वायु में फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। और ये वायरस जो उनके आसपास जो लोग खड़े रहते हैं, सांस लेने के साथ उनके शरीर में भी चले जाते हैं और फिर उसको भी वही बीमारी कर देते हैं। फिर 2-3 दिन बाद उनको भी जुकाम हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। मतलब हम इसका भी समझते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं, मतलब रोग को इधर से उधर फैलाते हैं। जैसे कि मक्खी कूड़े एवं जंतु, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पोटी वगैरह सब पे बैठती है और रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। फिर जब वही मक्खी बिना ढके हुए खाने पे बैठ जाती है, भोजन पे बैठ जाती है, तो रोगाणु का स्थानांतरण हो जाता है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। वो रोगाणु वहाँ से वहाँ मक्खी पे चिपक जाता है और फिर मक्खी से खाने पे चिपक जाता है, तो वो बीमारी फैल जाती है। और फिर जब हम उस खाने को खाते हैं
तो वो जो रोगाणु होता है वो हमारे अंदर चला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर रखा जाए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। ठीक है। अब ये है मादा एनोफिजीज, जो कि चित्र 2.8 में आपको दिखाई गई है यहाँ पे। ये मच्छर भी इसका उदाहरण है, मक्खी की तरह। ये मच्छर जो है प्लेज्मोडियम जैसे कि मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है, ये डेंगू का वायरस फैलाती है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? क्योंकि ये होते हैं मच्छर पानी के अंदर पैदा होते हैं, तो हमें जो है जो रुका हुआ पानी होता है, जैसे कि पौधों के अंदर रुका हुआ पानी होता है या फिर बाथरूम में या कहीं पे भी रुका हुआ पानी होता है, तो हमें उसको फेंक देना चाहिए और उसकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। उसकी वजह से ये फैलता है। इसको मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाती हूँ। ये है मादा एनाफिजिस मच्छर, ये बीमारियाँ फैलाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। जितने भी मच्छर होते हैं सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, मतलब पानी में पैदा होते हैं। हमें पानी को कभी भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, चाहे कूलर हो, टायर हो या फूलदान वगैरह, कहीं पे भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क मतलब सूखा रखना चाहिए, ताकि मच्छरों को पैदा होने से रोका जा सके। ऐसे उपायों की अब आप खुद सूची बनाने का प्रयास करें कि मलेरिया और डेंगू जैसे रोगों को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है। अब हम पेज नंबर 24 पर हैं। सारणी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। अब हम देखेंगे यहाँ पे मानव रोग मतलब कौन कौन से रोगों के ये नाम हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव, कौन से सूक्ष्म जीव से जो है ये होता है, और ये नंबर 3 पे लिखा है। संचरण का तरीका मतलब फैलने का तरीका कौन सा है, और बचाव के उपाय, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले है क्षय रोग। क्षय रोग ये होता है जीवाणु से, और ये हवा से फैलता है, और बचने का उपाय यही है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाए, क्योंकि रोगी की व्यक्ति वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो जो है छींक देगा या खांस देगा तो हवा से जो है कीटाणु दूसरे को भी लग जाएंगे। दूसरा है खसरा, ये होता है, ये एक वायरस है। ठीक है, ये भी वायु से होता है, हवा से, और इसका भी बचने का उपाय वही है कि इसको दूसरों से दूर रखा जाए। तीसरा है चिकन पॉक्स, ये भी एक वायरस है, ये वायु से भी होता है और सीधे संपर्क में आने से भी हो जाता है। जैसे किसी से हम बीमार इंसान से मिल लेंगे तो उससे भी हो जाता है, और इसका भी बचने का उपाय यही है कि उस इंसान से दूर रहा जाए, ठीक है, जिसको बीमारी है। फोर्थ है पोलियो। पोलियो एक वायरस है, और वायरस जो है ये भी पानी या फिर जल से होता है, और इसका भी बचने का तरीका सेम है। अब हम नीचे आते हैं हैजा। हैजा जो है ये एक जीवाणु से होता है, और ये पानी पीने से और खाना खाने से फैलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला हुआ पेयजल और टीकाकरण, मतलब इंजेक्शन से इससे बचा जा सकता है, और खाने की अच्छी आदतें होनी चाहिए। ठीक है, उल्टा सीधा खाना नहीं खाना। फिर है टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु से फैलता है, और ये जो है मतलब इसका जो है जीवाणु से होता है ये, और पानी से ये फैल जाता है, और इसका भी बचने का जो सेम है। उसके बाद हेपेटाइटिस ए, ये भी एक वायरस है, ये पानी से फैलता है, और इसका बचने का क्या तरीका है, उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना, उबले हुए पानी को पीना, पानी को उबाल के उसको ठंडा करके, या फिर इंजेक्शन लगवा लेना। फिर उसके बाद है लास्ट मलेरिया। ये प्रोटोजोआ से होता है, और इसका जो ये फैलता है ये मच्छर से फैलता है, और इसके कैसे बचा जा सकता है, या तो मच्छरों को पैदा ही ना होने दें, मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशक छिड़कें, या फिर मच्छरदानी पैक करके तब सोएं ताकि मच्छर ना लगें। ठीक है, मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। मनुष्यों में अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में मतलब जानवरों में। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारण नहीं हैं, वरन ये दूसरे जंतुओं में भी रोग के कारण हैं, मतलब ये जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स,
मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। ये बहुत ही डेंजरस है, ये इंसानों में भी होता है और मवेशियों में भी। मवेशी मतलब जंतु ही होते हैं, जैसे कि भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, ये सब जो जीवाणु द्वारा होता है, ये जीवाणु से होता है। और गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक है, खुर होते हैं जानवर के, जो पैर होते हैं ना, उनको खुर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव, जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। इन सब में रोग लग जाते हैं, बीमारी लग जाती हैं। फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे आई थिंक आप सब कि पौधों में भी बीमारियां लग जाती हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। क्या होता है, जैसे कि उस पे जो है फसल ठीक से उग नहीं पाती। जैसे कि तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं, कुछ इस तरीके से रोग लगते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ रसायनों का प्रयोग करके उन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। मतलब कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनको पौधों में डालने से वो रोग खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये वाली तालिका जो है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग हैं। पहला है नींबू कैंकर, ये किससे होता है? जीवाणु से, और ये हवा से फैलता है। ठीक है, दूसरा है गेहूं की रस्ट, ये गेहूं में लगता है, ये कवक होता है। ये वायु एवं बीज से, मतलब एक बीज खराब होगा तो दूसरे बीज में भी फैल जाता है, और ये हवा से भी फैलता है। फिर नीचे थर्ड है ये भिंडी की पीत, ये वायरस होता है और ये फैलता है कीट से। जो कीट पतंग, छोटे छोटे कीड़े वीड़े होते हैं ना, ये उनसे फैलता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूड पॉइजनिंग, कि खाना खाने से जो है बीमार पड़ जाते हैं। तो बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया, एक पार्टी में बुलाया, वहाँ उसने उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खिलाए, बहुत तरह तरीके के खाना खिलाए। ठीक है, घर आने पर उसे वमन उल्टी होने लगी, उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। डॉक्टर ने बताया कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, अब ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। जो सूक्ष्म जीवों द्वारा जो खराब खाना होता है, जिसमें खराब सूक्ष्म जीव लगे हुए होते हैं, ठीक है, हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, वो खराब पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है, मतलब विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देता है, विषैला मतलब जहर टाइप बना देता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, और कभी कभी तो उसकी मौत भी हो जाती है, मर भी सकता है, इतना बुरा भी हो जाता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहना ये चाहते हैं कि भोजन को संदूषित होने से बचाएं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पुराना रखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। देखा जाए तो जितना हो सके अवेलेबल हो तो ताज़ा ही खाना चाहिए और साफ़ खाना चाहिए और उसको ढक के रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे 2.5 खाद्य परिरक्षण। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के बारे में पढ़ा था ना, कि बीज, उनको जो फसल काटते हैं उसको कैसे रखा जाता है, उसमें नीम की पत्तियां लगा के रखा जाता है ताकि उसमें जो है सूक्ष्म जीव ना लगे। ऐसे ही हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, मतलब जो पका हुआ खाना होता है उसको हम कैसे रख सकते हैं कि वो ख़राब ना हो। तो आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड में कवक आक्रमण कर देते हैं। अगर हम ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हैं खुली जगह पे तो उस पर फफूंदी सी लग जाती है ना, अगर उनको जूम करके देखेंगे तो वो होते हैं कवक। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, आती है ना, जिसे हम कहते हैं सब्जी तो भुस गई। इतना स्वाद भी खराब हो जाता है तथा इनका रंग रूप भी अलग हो जाता है। क्या भोजन को संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? पहले ने कुछ आम खरीदे। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम तो भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं मैं अपना बताती हूँ। मैं तो फ्रिज में रख देती हूँ, और फ्रिज में भी जो है ना 3 दिन से ज़्यादा भोजन चलता नहीं है, और आई थिंक 3 दिन से ज़्यादा भोजन रखना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट 3 दिन भी नहीं रखना चाहिए, जितना जल्दी हो सके ताज़ा कम बनाना चाहिए और खा लेना चाहिए, ज़्यादा सड़ा सड़ा के नहीं खाना चाहिए फ्रिज में। यहाँ पे एक स्टोरी है कि पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वह सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। तो ऐसा क्या है कि आम का अचार आपने भी देखा होगा 2 साल 3 साल तक भी चल जाता है, इनफैक्ट चलता ही रहता है, तो वो क्यों नहीं होता और आम यूं ही सड़ जाते हैं। अब मैं पेज नंबर 26 पे पढ़ रही हूँ, ठीक है।
तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, बचाव के बारे में, कि कैसे कैसे रासायनिक उपाय करके हम जो है चीज़ों का बचाव कर सकते हैं, खाने का बचाव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं सड़ने गलने से, बदबूदार होने से। ठीक है, रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। नमक से जो है और तेल से सूक्ष्म जीव पैदा होने से रुक जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अचार में ढेर सारा तेल डला हुआ होता है, इसलिए उसमें सूक्ष्म जीव पैदा नहीं हो पाते, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों को पैदा होने से रोकता है उसको परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परीक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग संदूषित होने से बचाया जाता है। ठीक है, जैम में भी ये डला हुआ होता है जिससे कि जैम खराब नहीं होता। अब है चीनी द्वारा परिरक्षण, मतलब हम चीनी से भी जो है खाने को खराब होने से रोक सकते हैं। जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। अब है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। कई बार चीज़ को ऐसे भी बचाया जाता है, आपने देखा होगा कि रात में जो सब्जी बच जाती है, मम्मी उसको सुबह होते ही सबसे पहले गर्म करती हैं ताकि वो ख़राब ना हो सके। तो गर्म करने से जो है सूक्ष्मजीव मर जाते हैं। ठीक है, और खाने को बचाने के लिए हम उसको रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे भी सूक्ष्म जीवों की जो बढ़ने की क्षमता होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि रेफ्रिजरेटर में हम सालों साल रख सकते हैं, 3 या 4 दिन के बाद रेफ्रिजरेटर में भी वो चीज़ ख़राब होने लगती है, क्योंकि सूक्ष्म जीव की जो संख्या होती है वो बढ़नी कम हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं होता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? जो थैली में दूध आता है वो ख़राब क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चुरीकृत है। पाश्चुरीकरण क्या है? पाश्चुरीकरण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पाश्चुरीकृत दूध जो होता है, जो थैलियों में आता है, उसको बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ठीक है, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। पहले गर्म करते हैं, फिर वापस ठंडा करते हैं, उसके बाद उसको थैलियों में पैक करते हैं। तो उससे जो है सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं और उसको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, और इस प्रक्रिया की खोज जो है वो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम भी पाश्चुरीकरण रख दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भंडारण एवं पैकिंग, कि भंडारण स्टोर करने से और पैकिंग करने से भी हम इसको बचा सकते हैं। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है। जितने भी जीव हैं जिनमें जान है सबके लिए ये ज़रूरी है। जो प्रोटीन, पर्णहरित, एसिड एवं विटामिन आगे इसमें देखते हैं में उपस्थित होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है तो फिर पौधे उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। मतलब जब नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है तो पौधे मिट्टी से उसको अवशोषित करते हैं, वो डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। पौधे उसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं।
पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। जो पौधों को खाते हैं उन्हें पौधों से नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को दोबारा जो है नाइट्रोजन उसमें मिल जाता है। फिर जब वो जंतु पौधे खा लेते हैं और फिर जब वो बाद में मर जाते हैं तो वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं और वापस नाइट्रोजन वहीं पहुंच जाता है। ठीक है। तो कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को वायुमंडल में कुछ इस तरीके से चलाते रहते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन का ये पूरा चक्र दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसे समझिए। ये है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। उसके बाद वायुमंडलीय नाइट्रोजन। फिर वायुमंडल से नाइट्रोजन जाती है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। फिर ये वापस चली जाती है वायुमंडल नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। और फिर ये वहाँ से वापस चली जाती है जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। और फिर ये दोबारा मिट्टी में मिल जाती है। इसे सरल शब्दों में बोलें तो नाइट्रोजन जो ज़मीन के अंदर मिल जाती है, ठीक है, ज़मीन में से पौधे उसको ले लेते हैं और फिर जो पौधे जानवर खाते हैं वो नाइट्रोजन जानवरों में चली जाती है और फिर जो जानवर मर जाते हैं वो मिट्टी में मिलके वापस नाइट्रोजन वहीं चली जाती है। ठीक है, अगर हम इसको सीधे तौर पे बोलें। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है और चैप्टर काफ़ी लॉन्ग था। ठीक है, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अपने दोस्तों को क्यों रोकते हैं इस चीज़ से? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्या आप नहीं चाहते कि आपके दोस्त भी वीडियो देखें और वो भी अच्छे मार्क्स लाएँ, उनको भी पेपर में वो अच्छे मार्क्स लेके आएँ और उनको भी ये चैप्टर समझ में आए? सो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।